हेलो पीपल, व्हाट इज अप लवली पीपल। कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। और आज मैं आया हूं एक नए चैनल पर। एक नए सफर की शुरुआत हम लोग साथ करने आए हैं। नवंबर 23 और मई 24 के रिविजनरी लेक्चर्स वन शॉट के फॉर्म में आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हुए हैं हमारे फाउंडेशन के बच्चों के। उसके बाद आज ये पहला लेक्चर यहां पर आने जा रहा है वन शॉट के फॉर्म में फॉर द नवंबर 23 रिवीजन लेक्चर्स एज वेल एज मई 24 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव वन शॉट चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जो कि होने वाला है कि कंपनी का प्रिलिमिनरी वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। तो भैया अब मई 24 और नवंबर 23 के बच्चे दिल थाम के बैठे इस मैराथन की शुरुआत के लिए। और पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा 18 अगस्त से, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बैच लॉन्च हुआ है। इट्स एन SKU बैच, एक सेपरेट बैच है जिसमें मैं आपको 10:30 से 12 बजे तक लाइव पढ़ा रहा हूं एंड इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स मई 24 एग्जाम्स। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। पूरा बैच लाइव है, अनलिमिटेड व्यूज है, बुक्स भी आपको फ्री मिलेंगी, बस कोड CSG लगाना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये हमारी किताब है, ठीक है। ये हमारी किताब है, हमारी किताब का नाम है संजीवनी। और ये किताब पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर्ड मैनुअल है जो कि बनी हुई है इस इंटेंशन से कि बच्चे जो मई 24 या नवंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पूरा कंटेंट क्रिस्प और डिफाइंड मैनर में मिले। तो भैया जब हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका वन शॉट है, वो है कंपनीज एक्ट 2013। सो लेट्स स्टार्ट। और इसी चैनल पर अगर आप एकदम डिटेल्ड देखना चाहते हैं कि पहले ये जो प्लस की क्लास मैंने आपको जो दिखाया कोर्स, उसकी क्लासेस कैसी हैं, तो उसका प्लेलिस्ट मैं नीचे लगा दूंगा। फर्स्ट 5 क्लासेस का पूरा क्लासरूम का जो लेक्चर है उसको मैंने यहां पर अपलोड कराया है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर। जैसा कि सर हम लोग को एक बात पता है कि कंपनीज एक्ट का कंटेंट ये है कि कंपनीज एक्ट में टोटल में 29 चैप्टर्स हैं। पेन थोड़ा मोटा कर ले। 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और इसमें सर 7 शेड्यूल भी हैं। सर एक छोटा सा प्रीकैप, वैसे तो बच्चों को ये याद ही होगा बट फिर भी बताते हैं। चैप्टर्स बेसिकली होता क्या है, एक एक्ट को सब डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टॉपिक्स पर, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक ऑफ रेलेवेंस, उनको बोलते हैं चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दोस आर नोन एज सेक्शंस। और शेड्यूल्स में दिए होते हैं कुछ कुछ यूनिक फॉर्मेट और कुछ कुछ चीजों बनाने के प्रोसीडियर। जैसे सर शेड्यूल 3 अगर आपको पता हो, उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट में मतलब हम लोग PL, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें, मतलब PL और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रोसीडियर अगर आप देखो तो अगर आप LLP एक्ट देखो, आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, तो उसमें भी 4 शेड्यूल होते थे, तो उसमें कन्वर्जन का प्रोसीडियर बताते थे। तो फॉर्मेट में कोई कोई एक्ट, मतलब कोई शेड्यूल में कोई कोई एक्ट में फॉर्मेट बताते, कहीं कहीं प्रोसीडियर बताते, कहीं कहीं दोनों बताते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। तो ऐसे ही सर ये हमारे कंपनीज एक्ट का कंटेंट है। क्या हमें पूरे की पूरी पढ़नी है? नहीं सर, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया है। आप ये वाला पोर्शन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 ये पोर्शन आपके कवरेज में है। और ये पोर्शन के बाद 393A जहां पर आपका फॉरेन कंपनी वाला पोर्शन आ रहा है, वो पोर्शन आपका एडिशनल है। तो चलिए सर, कंपनीज एक्ट सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब किसी भी चीज की स्टार्ट। क्या ये चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है? ये गलत बात है। ये चैप्टर आपके लिए 4 से 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं CSG के साथ। सर सबसे पहली बात आती है कंपनी की डेफिनेशन। आपने जो कंपनी की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, सेम चीज है। किसी भी एक्ट का सबसे पहले सेक्शन 1 आता है जो बताता है एप्लीकेबिलिटी। थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं आपको। कंपनीज एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है? इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, लेकिन एप्लीकेबिलिटी में एंटिटी वाइज भी एप्लीकेबिलिटी आपको फाउंडेशन में बताई गई थी कि सर ये किस किस पर लगता है। कंपनीज एक्ट लगता है कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट लाइक से 1956। इट इज ऑल्सो अप्लाइंग टू अ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। लेकिन अगर इन कंपनियों की जो पेरेंट एक्ट है, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, IRDA या इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसमें और इनमें कोई डिस्प्यूट है, कोई इनकंसिस्टेंसी है, तो उस केस में वी विल फॉलो द पेरेंट एक्ट। मतलब वो अपना बैंकिंग फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और इंश्योरेंस वाला IRDA करेंगे। अब इसके बाद सर बात आती है ये कि ये तो हो गया, ये तो इजी था।
अब मुद्दा ये है कि और किस पर लगता है, ये स्पेशल एक्ट द्वारा क्रिएटेड जो कंपनीज है उन पर भी लगता है, और वो कंपनियां जो नोटिफिकेशन पास बाय द ऑफिशियल गजेट के हिसाब से बनी गई हैं, जैसे कि निधि कंपनी, रामकृष्ण मिशन आश्रम, उन पर भी अप्लाई करता है। उसके बाद किसी भी एक्ट में देख लो, चाहे आप इनकम टैक्स से क्यों ना देख लो, उसके बाद आती हैं डेफिनेशंस। सर डेफिनेशंस की जब बात आती है तो यहां पर उन चीजों को डिफाइन किया जाता है जो आगे इस एक्ट में आने वाली हैं। तो ये जो प्रिलिमिनरी वाला है ये ज्यादातर बात डेफिनेशंस के एक्ट के बारे में ही कर रहा है। तो सबसे पहले जब डेफिनेशंस की बात आती है तो इसमें आता है स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की कंपनी का मतलब क्या होता है। सर कंपनी मींस अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड। हेलो, हाँ, तो मैंने बोला कंपनी का मतलब, कंपनी मतलब एक ऐसी बॉडी जिसको दिस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया है, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। जब ये प्रीवियस लॉ बोल रहा है, इट कुड बी कंपनीज एक्ट 1956, जो पुराना वाला कंपनीज एक्ट था जिसको रिमूव करके ये नया वाला लाए थे। लेकिन सर कंपनी की डेफिनेशन इससे समझ में नहीं आती, कंपनी की डेफिनेशन समझ में आती है उनके फीचर्स से। कुछ ऐसे फीचर्स हैं कंपनी के जो बाकी एंटिटी से कंपनी को अलग बनाते हैं। जैसे मैं ये बोलता हूं कि जैसे ही एक कंपनी रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है और कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट और जो लोग उनको चला रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट अलग हुआ, तो कंपनी बन जाती है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाली बॉडी। इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाली बॉडी। जब कंपनी बन जाती है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाली बॉडी, तो ये बन जाती है सर, अब क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो अब क्योंकि लीगल एग्जिस्टेंस है, बट क्योंकि ये बात नहीं कर सकती हमारी तरह, हैंडशेक नहीं कर सकती हमारी तरह, तो ये होती है सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब सर लीगल है तो जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं ये भी कर सकती है, बट ये सब करने के लिए तो भैया सिग्नेचर की जरूरत है, इसलिए कंपनी का होता है कॉमन सील। अब भैया मेंबर बोलता है कि जब भैया नाम अलग काम अलग, तो तुम्हारी लाइबिलिटी तुम उठाओ, मेरी लाइबिलिटी हम उठाएंगे। तो भैया कंपनी में होती है, क्योंकि ये लोग अलग अलग पर्सन है, कंपनी में होती है लिमिटेड लाइबिलिटी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सर क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल है तो मौत तो कभी हो ही नहीं सकती, विच इज क्रिएटेड ऑन पेपर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय पेपर ओनली, इसीलिए कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो दीज आर नोन एज द फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो सर ये देखो यहां पर है, इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब रजिस्टर्ड है, जैसे ही रजिस्टर होता है इट बिकम्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। अब सर लाइबिलिटी के बेसिस पर, लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। सर आप बोलोगे लिमिटेड के बेसिस पर एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड, लॉजिक बताते हैं। देखो सर, कंपनी कोई सी भी अनलिमिटेड नहीं होती ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस चल रहा है ना तो हर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कब होती है? ओनली ऑन वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी के ऑपरेशंस बंद होते हैं उस समय कंपनी के एसेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो अनलिमिटेड वो सिर्फ तब होती है ओनली ऑन डिसोल्यूशन। लिमिटेड में भी अलग अलग टाइप होते हैं सर, एक आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक आती है लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, प्लस शेयर कैपिटल, और एक आती है लिमिटेड बाय गारंटी ओनली विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। तो सर जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसमें अमाउंट कितना होता है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, मानो 30 रुपए हमने उस पर पेमेंट कर दिया, तो बाबूजी हमसे और कितना बुलवा सकते हैं? सिर्फ 70 रुपए कंपनी और मांग सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है सर? अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है उस केस में जितना गारंटी का अमाउंट हमने करके रखा है मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम साइन करते समय मेंबर ने जितना गारंटी दिया है सिर्फ उतना ही गारंटी का अमाउंट बुला सकते हैं, और वो सिर्फ तभी बुला सकते हैं जब वाइंडिंग अप होगा। लेकिन शेयर का पैसा कभी भी बुला सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी में ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस सब लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन ऑन वाइंडिंग अप अगर कंपनी के पास एसेट्स कम पड़ रहे हैं, ऑन वाइंडिंग अप, ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। सर अब मैं ना आपको गारंटी कंपनी के बारे में एक बात और एक बात
दो बात गारंटी कंपनी के बारे में बता देता हूं। गारंटी कंपनी में आप अपना इंटरेस्ट दूसरे के फेवर में ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस शेयर मतलब ट्रांसफर पर आर्टिकल्स में परमिशन ना हो, इंटरेस्ट पर ट्रांसफर करने के आर्टिकल्स के परमिशन ना हो। इसके ऊपर एक केस भी है, नरेंद्र कुमार वर्सेस सरजो मालो, आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा होगा। अगर आपको उस केस पर और डेप्थ एनालिसिस चाहिए नीचे कमेंट में लिख देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस केस के ऊपर। बहुत छोटा सा केस था, 5 मिनट का छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जो भी आपको चाहिए भैया कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और क्या कंटेंट चाहिए कमेंट में बताइए, और कंटेंट भी आपको डिलीवर किया जाएगा। सर अब बात आती है, सर ध्यान से सुनिएगा अब। और दूसरी बात क्या है सर, गारंटी कंपनी में गारंटी के अमाउंट के लिए आदमी सिर्फ तब लायबल होगा अगर वो 1 साल तक उस कंपनी का मेंबर है। तो लेट्स से अगर 6 महीने में कंपनी बंद होने की बात आती है तो मैं गारंटी कंपनी नहीं दूंगा, गारंटी अमाउंट नहीं पेमेंट करूंगा, क्योंकि मिनिमम 1 साल तो कंटिन्यू करना है। अब अगर आप स्पेलिंग वाइज देखो सर, तो जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस से पहले आता है, तो जी का सेक्शन इज 221 और एस बाद में आता है तो लिमिटेड बाय शेयर इज 222 और यू तो बाद ही बाद में आता है तो दैट इज 292। ठीक है, अब देखो सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का एग्जांपल हो गया टाटा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भारत एक प्रोड्यूसर्स, अनलिमिटेड कंपनी हो गया रैंडमैक्सी होल्डिंग, रीबॉक, ठीक है, एमवे, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, कॉमन सील बता दिया था। अच्छा, कंपनी में और एक चीज होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर, पर आप अगर रिस्ट्रिक्शंस पूरे करते हो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कंपनी में एक चीज होती है, बचपन में आपने पढ़ा था, सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। उसका लॉजिक ये होता है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी को रन नहीं करते, वो अपने बीच में से डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पर कंपनी को रन करते हैं। काइंड ऑफ लाइक हमारे जो पार्लियामेंट में होता है, हम लोग मोदी जी को इलेक्ट नहीं करते, मोदी जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, मतलब हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं, देश हमारा है, देश लोगों का है, हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं हमारी कंपनी रन करने के लिए। अच्छा, यहां पर एक सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर एक केस लॉ है, फाउंडेशन की एमटीपी में भी एक केस लॉ आया था, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा है, मकारो वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बेसिकली केस है क्या, कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, हम लोग सबको पता है, इसीलिए कंपनी के जो एसेट है ना वो कंपनी के एसेट होते हैं, ना कि मेंबर के। तो अगर मेंबर ने इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के एसेट पर ली है लेकिन अपने नाम पर, तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। जैसे सर इस केस में था कि मकारो जो था ये एक टिम्बर वुड कटर था, ठीक है, टिम्बर काटता था, इसने कंपनी के टिम्बर को अपने नाम पर इंश्योर करा लिया था नॉर्दर्न इंश्योरेंस से। जब आग लगी और इसका सारा टिम्बर जल गया तो ये क्लेम लेने गया, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सर देखो ये टिम्बर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, नॉर्दर्न एश्योरेंस के, आपने पॉलिसी किसके नाम पे ली है, अपने नाम पर, तो एसेट किसी और का, पॉलिसी आप ले रहे हो, कैसे दे देंगे आपको इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि कंपनी और आप में तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। ठीक है, दैट वाज मकारो वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस। अच्छा, इस सेपरेट लीगल एंटिटी का जो प्रिंसिपल है ये एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इस केस स्टडी की वजह से आया था, बहुत पहले चुका था, इस केस स्टडी की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया था, लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। बट पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि व्हाट इज द कॉर्पोरेट व्हील। सर कॉर्पोरेट व्हील मतलब होता है पर्दा। ठीक है, अब फाउंडेशन में हम लोग भैया जैकेट के पीछे ऐसे छुप उप के दिखाते थे, बट इंटरमीडिएट में यू रिक्वायर लिटिल, मतलब एक सीरियसनेस होती है, क्लास होती है। तो कॉर्पोरेट व्हील बेसिकली क्या है, कॉर्पोरेट व्हील मींस पर्दा। इस तरफ कंपनी के मेंबर्स बैठे हैं, अब मैं ऐसे रखूं, ठीक है, इस तरफ पर्दा है, तो इस तरफ पर्दे के कौन कंपनी चला रहा है किसी को पता नहीं है। बाहर दिखता क्या है, कंपनी का नाम, जैसे सैमसंग। अब सैमसंग और सैमसंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक पर्दा है, जो भी सैमसंग करता है वास्तविकता में तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो डिसीजन लेते हैं, बट बाहर वालों को क्या दिखता है कि सैमसंग ने किया। सो द कॉर्पोरेट व्हील इज द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही है उसका कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। अब ये किस केस लॉ में ज्यादा हाइटेन हुआ था, ये केस लॉ में हाइटन हुआ था सॉलमन वर्सेस सॉलमन केस लॉ में। बेसिकली हुआ क्या था, सॉलमन एक वुड कटर था, सारे लकड़हारे एक से बढ़कर एक कांड करके गए,
मिस्टर सॉलमन एक वुड कटर था। इसने क्या किया था, अपने पर्सनल एसेट्स जिनका वैल्यूएशन 39,000 पाउंड्स था, ये इसने कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे। इसने एक कंपनी खोली सॉलमन लिमिटेड, ठीक है, और इसने वो अमाउंट उसको ट्रांसफर कर दिया था सॉलमन लिमिटेड में। अब हुआ क्या, सॉलमन लिमिटेड ने, जैसे ही सॉलमन लिमिटेड में ये अमाउंट ट्रांसफर किया गया, ठीक है, सॉलमन लिमिटेड ने बदले में, क्योंकि भैया कंपनी है ना तो बदले में तो चुकाना पड़ेगा, इसको 20,000 पाउंड के शेयर्स दे दिए। इसने खुद को ही दिलवा दिए, मतलब 10,000 पाउंड के इसने डिवेंचर ले लिए, ठीक है, और भैया बाकी 9,000 पाउंड इसने कंपनी से कैश दिलवा लिया। मतलब इसने अपनी ही कंपनी में डाला, फिर अपनी कंपनी से इस नाम पर निकाल दिया बुक एंट्री। पर इसको यह बात पता थी कि सर कंपनी खोलने के लिए 7 लोगों की जरूरत है, तो 20,000 शेयर तो ये खुद होल्ड कर रहा था, तो एक मेंबर तो ये खुद हो गया, बाकी एक शेयर इसने अपनी वाइफ को दे दिया। 4 सन थे, एक एक शेयर 1 ईच लड़कों को ले लिया, लड़कों ने ले लिया, और एक शेयर इसने डॉटर को दे दिया। तो भैया सब कुछ मस्त हो गया, 7 लोग बन गए, कंपनी मस्त चलने लगी। अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ। बुरा यह हुआ कि उसके बाद कंपनी का डिसोल्यूशन का टाइम आया, ठीक है, क्योंकि बिजनेस खराब हो गया। अब क्रेडिटर जो थे, क्रेडिटर मतलब उधार लेनदार, उनका बैलेंस शीट में उस दिन 7,000 पाउंड दिखा रहा था। लेकिन जब एसेट्स सॉलमन लिमिटेड के सेल हुए, ठीक है, एसेट जब सॉलमन लिमिटेड के सेल हुए, दैट कुड रियलाइज ओनली 6,000 पाउंड्स। तो भैया सॉलमन ने कायदे से प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में किसको पेमेंट कर ली, डिबेंचर को। अब था क्या, डिबेंचर होल्डर वो खुद। लोगों को लग गई मिर्ची, लोगों ने बोला यार सैलमन पूरे शेयर्स खुद ही होल्ड करता है, ये कंपनी तो सैलमन की ही है, सैलमन खुद को पेमेंट कैसे कर सकता है। उन्होंने चिल्ला चिल्ली शुरू कर दी, ठीक है, वो चिल्लाने लगे। अब हुआ क्या, ये मैटर गया कोर्ट। कोर्ट में जज ने क्या बोला, देखो सर कायदे से सैलमन शुड पे द डिबेंचर होल्डर्स द सिक्योर क्रेडिटर्स फर्स्ट, और तब आपके पास आना चाहिए। अब उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर वो खुद है, इज अ मियर कोइंसिडेंस। ये कंपनी के पूरे शेयर सैलमन और सैलमन की फैमिली भले ही होल्ड करते हो, बट सैलमन और सैलमन लिमिटेड के बीच में देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो यहां से सेपरेट लीगल एंटिटी का जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, उसने बहुत ज्यादा हाइट पकड़ ली, ठीक है। इसके अलावा और भी एक केस हुआ था, 2 केसेस हैं, और एक है सर ली फार्मिंग, ठीक है, और एक है बच्चा एफ गुजदार, जिसमें भैया सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को और हाइटन किया गया। क्या था सर, सुनिएगा। ली फार्मिंग के केस में क्या था कि सर मिस्टर ली एक क्वालिफाइड पायलट थे, ठीक है, और इनकी जो कंपनी थी वो बेसिकली क्या करती थी, वो पेस्टिसाइड स्प्रेइंग की कंपनी थी। ऐसे प्लेन ऐसे करके आता था और वो फील्ड पर पेस्टिसाइड गिरा के चला जाता था, उड़ते हुए निकल जाता था। तो ली एक क्वालिफाइड पायलट थे, वो वर्चुअली सारे शेयर होल्ड करते थे कंपनी के। वर्चुअली मतलब लिटरली सब होल्डिंग उन्हीं के पास थी, और वही मैनेजिंग डायरेक्टर थे, मतलब मेन काम वही करते थे, और वो सैलरी भी विड्रॉ कर रहे थे एज अ पायलट, बिकॉज कंपनी और वो तो अलग अलग है ना। अब क्या हुआ, एक दिन एयर एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी वाइफ गई कंपनी के पास, उनकी वाइफ ने बोला देखो सर ड्यूरिंग द बिजनेस पीरियड ये हुआ है, तो कंपेंसेशन देना बनता है आपकी कंपनी को। तो उन्होंने बोला सर काहे का कंपेंसेशन मैम, कंपनी तो सर की ही है, 100% होल्डर वही है, ओनर की डेथ हुई है ना, कंपनी किस लिए कंपेंसेट करेगी, ही वाज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो मिसेस ली कोर्ट गई, कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि सर ली फार्मिंग लिमिटेड और मिस्टर ली में सेपरेट लीगल एंटिटी थी। ही वॉज वर्किंग एज अ पायलट दैट टाइम व्हेन ही मेट हिज अनफॉर्चुनेट डिमाइस, एंड सो हिज वाइफ इज लायबल फॉर कंपेंसेशन। तो उनको कंपेंसेशन मिल गया, वंस अगेन शोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, ये केस लॉ भैया इनकम टैक्स वाले बड़ा एंजॉय करेंगे। बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। हमें यह पता है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर से जो भी पैसा आप कमाते हो वो 10(1) में एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम इनकम। तो एक कंपनी थी जो एग्रीकल्चर बिजनेस करती थी, वहां से वो पैसा विड्रॉ कर रही थी, तो भैया वहां पे पूरा उसका पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता, क्योंकि पैसा एग्रीकल्चर में था। अब उसी पैसे से ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इनका एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है बच्चा एफ गुजदार। वो बोलता है सर
मतलब उसने कहा, एक्सक्यूज मी, उसने उसका कहना यह था कि सर जब कंपनी, ठीक है, कि इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तो उसी का एक पार्ट तो कंपनी डिविडेंड दे रही है मेरे को, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए। ये इनकी सोच थी। मैं सही है या गलत है वो नहीं बोल रहा, बट ये इनकी एक सोच थी। देखो यार, सोच रखने में कोई गड़बड़ थोड़ी ना है, सोचने को तो आदमी कुछ भी सोच सकता है, ठीक है, सोच रखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। तो उसने ये बोला, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला सर, सुनो, कोर्ट ने बोला देखो सर, डिविडेंड आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते एग्रीकल्चर इनकम से, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कंपनी की है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, that is not necessarily coming for agriculture income, it's distribution of profits of the business. So क्योंकि कंपनी और आप सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, ठीक है, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इन योर हैंड्स एंड योर डिविडेंड विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, ठीक है। मतलब उस पर सीडीटी लगेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब नीचे टैक्स वाले ये मत बोलने लगना कि डिविडेंड तो वैसे भी ओनर के हाथ में 1034 में एग्जेम्प्टी होता है, हमको भी पता है, ऐसा नहीं होता है। पहले कंपनी उसके ऊपर सीडीटी डिडक्ट करती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 20% के आसपास, जो भी अपडेटेड रेट होगा 20% समथिंग है, वो डिडक्ट करने के बाद मेंबर्स के हाथ में बांटा जाता है। तो टेक्निकली दे आर टैक्सिंग इट एट सोर्स, ठीक है। तो ये पैसा आता शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में ना जाके सरकार के हाथ में जा रहा है, तो टैक्स हो रहा है, दे आर जस्ट टैक्सिंग इट एट सोर्स, इट इज जस्ट लाइक टीडीएस, ठीक है। आना सर, अब तो ये हो गया कॉर्पोरेट। अब यहां से ना, जब सॉलमन वाला केस हुआ तो कोर्ट ने एक थॉट दिया कि देखो यार, सॉलमन ने सही किया या गलत किया वो तो सॉलमन को ही पता, लेकिन इस लॉ को फ्यूचर में जाके बहुत तरीके से मिसयूज किया जा सकता है, इस कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस को, तो हमें इसे रोकना। तो ये रोकने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला विच इज नोन एज लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग अप द कॉर्पोरेट व्हील, सर क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नन्हा सा, छोटा सा और बहुत ही क्यूट सा कॉन्सेप्ट है। ये बोलता ये है कि कभी भी अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हुई, ठीक है, जिसमें कोर्ट को ऐसा लगता है कि कंपनी ने ऐसी कोई गलत हरकत की है, ठीक है, कोई गलत ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से, ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील को मिस यूटिलाइज किया गया है, तो वो कॉर्पोरेट व्हील को डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, और इस व्हील के पीछे जो लोग एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पकड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ केसेस आपके पास हुए हैं, जैसे डिनशॉ मैकेंजी पटिट, ठीक है, गिलफ्रेड मोटर, डायलेमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर, ठीक है, एंड अवॉइडेंस ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। ये सारे के सारे केसेस, ठीक है, इन डेप्थ अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपको इन पे कोई फर्दर डिस्कशन चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं इंडिविजुअली सब पर वीडियो बना दूंगा। हालांकि प्लेलिस्ट में आपको नीचे दिख जाएगा कि एक एक केस को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सर काइंड्स ऑफ कंपनी में। सर व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ साइज? सबसे पहली कंपनी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, जिसमें सर 3 रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक कि ये रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, मैक्सिमम मेंबर कैन नॉट एक्सीड 200, और सर इट प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू आउटसाइडर। अब एक बात समझना, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट में फर्क समझना। जब मैं रिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूं ना, मतलब अलाउड है, कुछ कंडीशंस है। जब मैं प्रोहिबिट बोल रहा हूं, मतलब अलाउड ही नहीं है, मतलब इन बाहर से पैसा ला ही नहीं सकते शेयर इशू करके। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, कैन नॉट इशू इन्विटेशन टू पब्लिक। रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। सर इस रिस्ट्रिक्शन को हटाने का तरीका है? हाँ सर। अब देखो, आप जब आ गए हो इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में कहानी पलट जाती है। सो देयर आर सर्टेन केसेस, ये 1 2 3 4 5 6, इनको मैं एक एक्रोनिम से समझाऊंगा। एक मेरा एक्रोनिम बनाया है इसके लिए, पॉइंट्स याद करने के लिए, कि आइसक्रीम पान, पान पता है ना, आइसक्रीम, आइसक्रीम पान खाने लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए।
LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज, आइसक्रीम पान खाने लंदन स्टॉक एक्सचेंज गए। तो सर मैं अब आपको कंडीशन बताने जा रहा हूं जिसमें प्राइवेट कंपनी में होके भी आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। सर क्या कंडीशन है? सबसे पहला आई, आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट करते हो, व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यहां पर है ट्रांसफर डीड, उसमें देयर शुड बी नो डिफेक्ट। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शुड हैव नो डिफेक्ट, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पी, शेयर्स शैल नॉट बी पार्टली पेड अप, आपके शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। और आप एक इंसॉल्वेंट और माइनर को तो गलती से भी ट्रांसफर मत करिएगा। ठीक है। आप जो भी ट्रांसफर कर रहे हो, जो भी प्राइस पर शेयर्स को, उसका फाइनल प्राइस ऑडिटर ही डिसाइड करेगा। कंपनी का जो ऑडिटर है वही प्राइस को चेक करेगा वेदर अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। प्राइवेट कंपनी बहुत ही सेंटिमेंटल है, बहुत ही क्लोज अफेयर है। उसमें अगर आप बहुत ही कम प्राइसेस पर अपने शेयर ट्रांसफर करते हो ना, तो हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू खराब हो जाए। तो ऑडिटर इस चीज का ध्यान रखेगा। जब आप शेयर ट्रांसफर करोगे, आपको सबसे पहले नोटिस टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स देनी है। मतलब घर पे ही एज इन, मतलब जो आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, आप पहले उनको ऑफर करोगे कि वो आपके शेयर्स खरीद लें। अगर वो नहीं खरीदते तो आप बाहर वालों को दे सकते हो, मतलब आउटसाइडर को इश्यू कर सकते हो। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सर हाँ, उसके बाद सर देर शुड नॉट बी नो लियन ऑन शेयर्स। सर कंपनी ना, आपने अगर कॉल मनी पेमेंट नहीं किया है तो हो सकता है कंपनी ने आपके शेयर पर लियन लगा दिया हो। लियन मतलब रिटेन कर लिया हो पोजेशन। तो उस केस में आपके वोटिंग राइट्स, आपके शेयर ट्रांसफर राइट्स सब फ्रीज हो जाते हैं। तो उस केस में आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट, अगर कंपनी के इंप्लॉय को ईसॉप की तरह कोई शेयर्स वगैरह मिले हैं तो वो सिर्फ वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकता है, बाहर वालों को नहीं। तो अगर आप देखो तो अंडर व्हाट केसेस द ट्रांसफर इज अलाउड, इट इज अलाउड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिफेक्टिव, इट इज अलाउड इफ द शेयर्स आर नॉट पार्टली पेड अप, ठीक है, इट इज अलाउड इफ द ऑडिटर डिसाइड्स द प्राइस, इट इज अलाउड इफ अ नोटिस इज गिवन टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, इट इज अलाउड इफ देयर इज नो लियन ऑन शेयर्स, प्लस इन केस ऑफ एम्प्लॉयज इट इज ओनली अलाउड to be transferred to existing members only. So in cases पर आप ये रिस्ट्रिक्शन चला लोगे। सर पब्लिक कंपनी कौन सी है? सर पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें ये तीन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर प्राइवेट कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है, ओपीसी भी हो सकती है, स्मॉल कंपनी भी हो सकती है, 1% या स्मॉल कंपनी भी हो सकती है। सर 1% कंपनी इज डिफाइंड अंडर 262, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है। अब ये जो मेंबर है सर, इसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है। अब ये बात समझिएगा सर कि ये मेंबर भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दोनों में से किसी का भी इंडियन रेसिडेंट होने की अब जरूरी नहीं है। इट हैज बीन एन अमेंडेड पोर्शन। अब याद रखिएगा सर, ये दो तरह के बिजनेसेस नहीं कर सकते, ये एनबीएफसी नहीं कर सकते और ये सेक्शन 8 की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते। याद ये रखने वाली बात है, ये सेक्शन 8 में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन सर ये पब्लिक और प्राइवेट, जो नॉर्मल वाली प्राइवेट कंपनी होती है 2 वाली, और पब्लिक वाली जो होती है 7 वाली, उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टर्नओवर रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद आती है सर स्मॉल कंपनी, जो डिफाइंड है 285 में। एक ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ रुपए से कम है एंड उसका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ रुपए से कम है। फ्यूचर में ये 4 करोड़ वाली लिमिट 10 करोड़ की जा सकती है और ये 40 वाली 100 करोड़ की जा सकती है। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, स्मॉल कंपनी कभी भी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं हो सकती, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं हो सकती, और गवर्नमेंट कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स पर भयंकर एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप हमारे साथ प्लस के हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं पेड बैच के, तो आपने शायद देखा भी होगा इनके ऊपर हमारी संजीवनी बूटी जो क्वेश्चन आंसर वाली किताब है, हमारी 2 किताब है, एक संजीवनी बूटी है क्वेश्चन आंसर वाली और एक हमारी किताब है ये पढ़ने वाली। तो इन दोनों में आपने ये चीज नोटिस की होगी।
उसके बाद सर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। सर कंट्रोल के बेसिस पर सबसे पहले आती है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करती है, या उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट होल्ड करती है, तो उसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। इंडिया में होल्डिंग सब्सिडरी 2 लेयर तक अलाउड है, मतलब 2 लेयर तक आप कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो। मैं लेयरिंग एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड है और ठीक है, ये वाई लिमिटेड में 70% होल्ड करती है, ठीक है, और वाई लिमिटेड एक जेड लिमिटेड में 80% होल्ड करती है। जेड लिमिटेड एबीसी लिमिटेड में 70% होल्ड करती है, और एबीसी लिमिटेड एडब्ल्यूएस लिमिटेड में 60% होल्ड करती है। इस केस में सर ये तो प्राइमरी होल्डिंग हो गई, ये हो गई फर्स्ट लेयर, ठीक है, और ये हो गई सेकेंड लेयर। मतलब यहां पर एक्स लिमिटेड पेरेंट होल्डिंग होगी और उसकी 1 2 3 4 सब्सिडरी होंगी, लेकिन वो बुक्स में एडिशन सीएफएस बनाते टाइम, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम सिर्फ वाई लिमिटेड, जेडए लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड को ही ऐड कर पाएगी। लेकिन इसमें याद रखिएगा, ये जो 2 लेयर मैक्सिमम वाली हैं, इसमें होली ओन्ड सब्सिडरी काउंट नहीं होती और फॉरेन सब्सिडरीज काउंट नहीं होती। तो फॉरेन सब्सिडरीज अगर हैं और बाहर में लेयरिंग के प्रोविजंस अलग हैं, तो आप वो वाले प्रोविजंस फॉलो करोगे। और अगर होली ओन्ड है तो कितनी भी नीचे होली ओन्ड हो, उनको गिनती में नहीं कंसिडर किया जाता, वो आप अलाउड है। मान लीजिए सर पुराने एक्ट में आपकी 2 से ज्यादा लेयरिंग थी, और अब कंपनीज एक्ट जो नया ये वाला है 2013, ये बोलता है 2 ही लेयर अलाउड है। तो उस केस में आपको CRL1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा विद इन 180 डेज। किसके पास? आरओसी के पास, उसको ये इन्फॉर्म करते हुए कि आप 2 से ज्यादा लेयर होल्ड कर रहे हैं। लेट्स से आपकी 4 लेयर है और 1 साल 2 साल बाद आपने एक कंपनी बेच दी, तो अब आपकी 3 हो गई। क्या आप एक और अक्वायर कर सकते हो? नहीं, मैक्सिमम लिमिट तो 2 है। आप तो ऑलरेडी 4 पे थे, आप 3 पर आए, आप वापस 4 पे नहीं जा सकते। मतलब देयर इज नो गोइंग अहेड, ठीक है, ये याद रखना। ये देखिए, ये सारे सीआरएल वाले प्रोविजंस कहां दिए हुए हैं। रिवीजन का फायदा ये है ना, मैं कहीं से भी उठा के कहीं की भी बात बोल सकता हूं। ये देखिए, होल्डिंग कंपनी है, सीआरएल वाली बात यहां पर दी हुई है। सॉरी, ये 150 डेज है, माय बैड, मैंने 180 लिख दिया। मेरे को सेक्शन नंबर 186 याद था ना, उसी से मैंने बोल दिया, वेरी सॉरी। उसको जाके मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, उसको जाके चेंज कर देता हूं। और आपको एक और चीज भी बता देता हूं, ये 150 डेज होगा। मैंने 180 वो ओपीसी वाला लिख दिया। हाँ, ओपीसी वाले में एक बात मेरे को और बोलनी थी, वही मेरे दिमाग में थी, मैंने वही लिख दिया। ओपीसी में मान लीजिए सर, आप एक बार में, ये प्रोविजन है कि आप एक बार में एक कंपनी के मेंबर और साथ ही साथ दूसरे कंपनी के नॉमिनी भी बन सकते हैं। अब देखिए सर, हो सकता है इस नॉमिनी की डेथ हो जाए, तो अब आप 2 कंपनी मेंबर बन जाएंगे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आदमी एक बार में एक ही ओपीसी बना सकता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपको 180 डेज का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको ये वाली कंपनी की मेंबरशिप को रिनाउंस करना है, मतलब गिव अप करना है। किसी प्रोस्पेक्टिव आदमी को खोज के नॉमिनी बना के उसको दे दो, और वो चलाएगा कंपनी, आप फिर से नॉमिनी बन जाओ उसी के। नॉमिनी तो बन ही सकते हो वापस। अच्छा, सीआरएल में दिस इज 150, माय बैड गाइस, ये 150 है, मैंने वो वाला सोच के लिख दिया था, रियली सॉरी। तो ये 150 डेज है। अब यहां पर एक बात याद रखने वाली क्या है सीआरएल में, सर ध्यान से सुनना, ये होल्डिंग सब्सिडरी लेयरिंग वेयरिंग 2 लेयर वाला प्रोविजन किसको किसको नहीं अप्लाई करेगा। ये सर नहीं लगता, ये नहीं लगता बैंक्स पर, ये नहीं लगता एनबीएफसी पर, ये नहीं लगता इंश्योरेंस कंपनीज पर, क्योंकि भैया ये लोगों की तो दड़दड़ा के बहुत सारी लेयरिंग होती हैं बैंकों की, ठीक है, एक की दूसरी, दूसरी की तीसरी, तो उन सब में ये नहीं लगता। सर एसोसिएट कंपनी बड़ा सिंपल है। एसोसिएट कंपनी मतलब कोई कंपनी जिसमें आप 20% से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो, जो कि कैसे आएगी, वोटिंग पावर होल्ड करते हो। अगर आप देखो तो यहां भी वोटिंग पावर है, यहां भी वोटिंग पावर है। तो वोटिंग पावर का मतलब क्या है, वोटिंग पावर कैसे आएगी, पेड अप शेयर कैपिटल से। अब पेड अप शेयर कैपिटल में दो देखोगे, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। सर लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनी जो जिसकी पर्टिकुलर सिक्योरिटी, सिर्फ पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। मैं बता दूं वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी क्या है, इक्विटी शेयर है। इक्विटी के अलावा हो सकता है, इक्विटी के अलावा, ध्यान से सुनना, इक्विटी के अलावा हो सकता है आप एक लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, जिसने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, या उसने अपनी लिस्टिंग आउटसाइड इंडिया करा के रखी है, या आप सुनो 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 सुनो, या आप एक प्राइवेट कंपनी हो, माइंड यू प्राइवेट कंपनी, और आप सिर्फ क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर को लिस्ट करा के रखे हो, ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट से उसको बांटते हो, तो भी आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आओगे। मतलब लिस्टेड बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाली चीज ही आएगी। 281 की जो सिक्योरिटीज है ना, उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर का ही मेंशन है, ठीक है। और अनलिस्टेड कौन सी है, ये सारी बगल वाली भी अनलिस्टेड होंगी, इनको भी अनलिस्टेड माना जाता है। और दूसरी बात सर, प्राइवेट कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज आर अनलिस्टेड, दे कैन नॉट लिस्ट देयर इक्विटी शेयर्स और एनी शेयर्स इन द मार्केट। लेकिन पब्लिक कंपनीज भी अनलिस्टेड होती हैं, बट उनकी वो चॉइस है, प्राइवेट तो हो ही नहीं सकती लिस्टेड। फिर आती है सर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, बट वो इंडिया में बिजनेस कर रही है एप के थ्रू, या तो एक एजेंट के थ्रू इंडिया में बिजनेस कर रही है, ठीक है, या उसका फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, या सर वो इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में बिजनेस करती है। मतलब या तो वो, ठीक है, या तो वो एजेंट अपॉइंट करके रखा हुआ है उसने यहां पर थॉमस कुक, या वो फिजिकल बॉडी यहां पर रखी हुई है गूगल, ठीक है, या वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना बिजनेस करती है अमेजॉन के थ्रू, एप्पल इंडिया, ठीक है, अमेजॉन पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना एप्पल वाले। अब तो एप्पल वालों ने फिजिकल प्लेस भी खोल लिए। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है सर, गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग पावर जो कि पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने से आती है, वो गवर्नमेंट के पास है। अब एक चीज याद रखना कि अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, ये याद रखना। प्राइवेट का पोर्शन कर लिया, पब्लिक का पोर्शन, ओपीसी का पोर्शन डन, स्मॉल कंपनी डन, लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी डन, होल्डिंग डन, लेयरिंग डन। इसको बोलते हैं फायदा। जब आप रिवीजन करा रहे होते हो ना, तो आप एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हो, तो काम जल्दी हो जाता है। लिस्टेड का कार्यक्रम डन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉरेन कंपनी डन, गवर्नमेंट कंपनी डन, मिसलेनियस में आइए। आओ सर, डोरमेंट कंपनी। सर पहले एक बात समझिएगा कि डोरमेंट कोई कंपनी नहीं है, एक स्टेटस है। एक कंपनी डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है अंडर 2, डोरमेंट मतलब स्लीपिंग बेसिकली, इनएक्टिव मतलब नॉट इनएक्टिव। डोरमेंट मतलब एक ऐसा जो कुछ काम नहीं कर रही अभी। दो चीज में ले सकती है डोरमेंट का स्टेटस, एक अगर उसका पिया नहीं आ रहा है, वो पिया है ना, तो या तो अगर उसका पिया नहीं आ रहा है, या दूसरे केस में अगर वो इनएक्टिव है। तो बचपन में आपको बोला जाता था इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट होती है, नहीं, पिया है ना या इनएक्टिव कंपनी। पिया है ना मतलब सर एक ऐसी कंपनी जिसको बनाया गया है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर। जैसे आज से 1 साल बाद हम लोग को ब्रिज बनानी है, हमने कंपनी आज इनकॉर्पोरेट कर ली, जिसको बनाया गया है किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर? किसी यूनिक तरीके के फॉर्मूला, किसी यूनिक तरीके का इक्वेशन, या किसी यूनिक तरीके का इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को होल्ड करने के लिए। या सर जिसको बनाया गया है किसी एसेट को, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, अब उसको रजिस्टर करा के कंपनी के नाम पर रख दिया।
या सर अगर कोई कंपनी 2 साल इनएक्टिव है, इनएक्टिव कैसे होती है, अगर कोई कंपनी 2 इयर्स तक कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन ना करे, या सर वो 2 साल तक अपना एनुअल रिटर्न और ये सारे स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास फाइल ना करे, तो उसको डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, मतलब इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। सर इनएक्टिव हो या पिया का सिचुएशन हो, यू हैव टू अप्लाई टू आरओसी इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। और फिर सर डोरमेंट छोड़ने के लिए भी देना पड़ेगा वापस से कि भैया अब हम एक्टिव होने जा रहे हैं। साथ ही साथ सर डोरमेंट अंदर, डोरमेंट बाहर दोनों देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, निधि कंपनी, ठीक है, के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता। ठीक है, निधि कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करता ये डोरमेंट ओरमेंट का। उनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं, उनको बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन माना जा सकता है एक्सेप्ट दीज 4। अगर आपने अपना स्टेटस अलाइव रखने के लिए रजिस्ट्रार को पैसे दिए हैं, या आपने कोई एक्ट की रिक्वायरमेंट जैसे इनकम टैक्स को फुलफिल करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिटर्न फाइल किया है, या आपने शेयर्स अलॉटमेंट किए, आपने एप्लीकेशन मनी पहले ले लिया था, आज शेयर्स अलॉट कर रहे हो, या आप ऑफिस में लाइट टीवी बत्ती जलाते हो तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ये सब दे रहे हो, तो इनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब ये सब अगर आप कर रहे हो तो भी आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो इनएक्टिव बनने के बाद। अब सर बोलता क्या है, क्या हम पैदा ही इनएक्टिव हो सकते हैं? नहीं। क्या आप पैदा ही होते डोरमेंट बन सकते हो? हां, अगर पिया वाला केस हो तो। लेकिन इनएक्टिव से डोरमेंट जाने का रास्ता 2 साल बाद खुलता है, और पिया से डोरमेंट जाने का रास्ता डायरेक्ट खुलता है। अच्छा, और एक बच्चा एक चीज पूछेगा, हम क्यों डोरमेंट के लिए अप्लाई करें, हम इनएक्टिव में ही रहेंगे। सर अगर आप 2 साल तक ये स्टेटस नहीं फॉलो करते ना, मतलब आप एनुअल रिटर्न वगैरह नहीं देते, या आप कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंगेज नहीं करते, आरओसी आपका नेम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अच्छा, क्या कंपनी एक सिटीजन है? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, प्लस इट डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन बनने के लिए यू नीड टू बी अ नेचुरल पर्सन, प्लस यू नीड टू हैव फंडामेंटल राइट्स। एक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने को आता है, एक सेक्शन आता है 464, बच्चों को याद आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, फाउंडेशन के टाइम पे मैंने बताया था। ये सेक्शन एक्चुअली करता क्या है, ये एसोसिएशंस पर, माइंड यू आई एम यूजिंग द वर्ड एसोसिएशन, इट इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म। Not all associations are partnership firm, but partnership firm is an association. क्योंकि association can be a non-profit organization as well. Association can be an HUF as well. ठीक है, तो association पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। ये बात रूल्स में लिखी है, एक्ट में लिखा है 100। मतलब क्या है सर, एक्ट बोल रहा है प्रिस्क्राइब्ड नंबर 100 को कभी क्रॉस नहीं करेगा, फॉर द टाइम बीइंग द नंबर इज 50। जैसे अभी पीछे स्मॉल कंपनी में था, जैसे अभी पीछे स्मॉल कंपनी में था, स्मॉल कंपनी में भी तो सेम था ना, कि 4 करोड़ अभी है पर 10 करोड़ को फ्यूचर में क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, अब बात ये आती है सर, और आपके दिमाग में आनी भी चाहिए कि सर एचयूएफ पे ये अप्लाई करेगा, एचयूएफ भी तो एसोसिएशन है। मैंने पहले ही बोला एचयूएफ भी एसोसिएशन है, लेकिन वहां पर एक एग्जेम्पशन है कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अप्लाई नहीं करता, इट शैल नॉट अप्लाई। मेरे घर का मैटर है भाई, ठीक है, मेरे घर का मैटर है, उस पर कोई क्यों अप्लाई करेगा। प्लस साथ में क्या बोलता है, इट शैल नॉट अप्लाई टू एन एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। कल को अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949, आई थिंक यू नो देयर इज एन आईसीएआई एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 में लिख दिया जाए अगर कल अमेंड करके कि मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी 20, तो फिर बेटा 20 मानना होगा, बिकॉज इट इज अ बॉडी विच इज क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट। आप अपनी किताब खोल के देखिए इंस्टीट्यूट मटेरियल की, उसमें ऊपर साइड में लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, इट इज क्रिएटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद आता है सर सेक्शन 453, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपके नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी लगना चाहिए, अगर आप पब्लिक लिमिटेड है तो नाम के पीछे लिमिटेड लगना चाहिए। ये सेम चीज सेक्शन 4 में भी आगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन में,
नेक्स्ट चैप्टर में। नहीं करते हो, कॉन्ट्रवेंशन पर पेनल्टी लगेगी, मिनिमम 500 मैक्सिमम 2000। अब सर डेफिनेशंस इसमें कुछ दी हुई हैं, इन डेफिनेशंस को जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम लोग इसमें आएंगे। कुछ डेफिनेशंस ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी हैं, जैसे कि एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी वगैरह वगैरह। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू के लिए आर वेरी रेलेवेंट। तो जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वन शॉट्स में आप देखोगे मैं उन उन चीज़ों को एड्रेस करता हुआ चलूंगा। हालांकि कुछ डेफिनेशंस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। और भैया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।